उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों को दिल्ली अब बुलाया गया है। उत्तराखंड के सभी कांग्रेस विधायक अब दिल्ली आएंगे। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दिल्ली बुलावा भेजा गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम नेता दिल्ली पहुंचेंगे। सोनिया गांधी से कल ईडी की पूछताछ हो सकती है और इससे पहले ये सभी कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया है दिल्ली। पूछताछ से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलावा भेजा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक अब दिल्ली पहुंचेंगे। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अविनाश, क्या मकसद है कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाने का और क्या इन्हें कहा गया है, आकर क्या कार्य करना है? देखिए अनु, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है उसका विरोध कर रही है। और रोजाना अगर देखिए जब भी ईडी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाती है, कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में एकजुट होकर प्रदर्शन करते हैं। कल अगर बात करें तो कल 23 जून है और सोनिया गांधी को समन किया गया है ईडी की तरफ से। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने देश भर के तमाम सारे विधायकों को और बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। कल सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में जितने भी उनके विधायक हैं, जितने भी उनके तमाम सारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सोनिया गांधी के साथ मार्च कर सकते हैं। जिस तरीके से जब राहुल गांधी से पहली मर्तबा पूछताछ की गई थी तो तमाम सारे देश भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च किया था। और उसी कड़ी में अब कल कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम सारे विधायकों को, सांसदों को और वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुला लिया है, क्योंकि कल सोनिया गांधी से पूछताछ का समन है। अभी तक अगर बात करें तो सोनिया गांधी ने अपनी डेट आगे नहीं मांगी है, यानी कि कल वो समन के लिए जा सकती हैं, इसीलिए उन्होंने आगे की तारीख नहीं मांगी है। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो 2 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पे आई हुई हैं और अभी स्वास्थ्य में आराम कर रही हैं। लेकिन इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तमाम सारे विधायकों को, सांसदों को और इसके अलावा तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। तो एक संदेश है कि कल सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जा सकती हैं पूछताछ में शामिल होने के लिए, जिसके विरोध में उनके तमाम सारे पार्टी के वर्कर्स प्रदर्शन करेंगे। उसी कड़ी में अगर बात करें तो उत्तराखंड के भी तमाम सारे विधायक दिल्ली आ रहे हैं। उत्तराखंड के भी तमाम सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली आ रहे हैं। आज तक सभी नेताओं को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है कि कल सोनिया गांधी को तकरीबन 11 बजे करीब ईडी दफ्तर में पेश होना है। वहीं राहुल गांधी से भी लगातार पूछताछ चल रही है। कल भी उनसे तकरीबन 12 घंटे के ऊपर पूछताछ की गई है। लगातार पूछताछ का विरोध कांग्रेस करती दिख रही है और यहाँ एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी अविनाश कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना दिखा रही है इस पूरी ईडी पूछताछ के खिलाफ। शुक्रिया अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। अब जल्द ही जिला योजना की बैठकें होंगी और साथ ही जिला योजना के तहत काम भी शुरू हो जाएगा। यहाँ महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो गणेश जोशी को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी मिली है। धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी दी गई है। सुबोध उनियाल को देहरादून की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं चंदन रामदास को पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी मिली है। रेखा आर्या को नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं और ये उनके नाम और क्षेत्र आप देख सकते हैं जहां की जिम्मेदारी ये संभालेंगे। सौरभ बहुगुणा, इन्हें रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं रेखा आर्या को नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी सौंपी गई। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता पंकज राणा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, बताएं कि ये जो प्रभारी मंत्री अब नियुक्त किए गए हैं, किस तरह से इनका चयन किया गया है इन क्षेत्रों के लिए, और दूसरा क्या इनकी जिम्मेदारी अब रहेगी आगे? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि सरकार गठन के बाद से जो जिले हैं उनके प्रभारी मंत्री नहीं नियुक्त किए गए थे और अब क्योंकि मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो जिला नियोजन की बैठकें हैं वो हो सकेंगी, क्योंकि प्रभारी नियुक्त ना होने से जिला नियोजन की बैठकें नहीं हो पा रही थी और जिला नियोजन का जो बजट था जो जिलों में पहुँच रहा था वो वक्त पर खर्च नहीं हो पा रहा था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जिलों में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाना। तमाम विकास कार्य बढ़ते हैं, उसमें अलग अलग तरह के विकास कार्य होते हैं, उन पे उनकी गति उनको नहीं मिल पा रही थी और जिला नियोजन की जो तमाम बैठकें थी वो भी कई लंबे समय से स्थगित हो पा रही थी। क्योंकि देखिए अगर हम आकलन करके देखा जाए तो इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से सभी मंत्रियों को प्रभार दिए हैं उनमें सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले ही वो हरिद्वार के प्रभारी मंत्री रहे हैं और जिला नियोजन में वहाँ पर उन्होंने कई बैठकें भी की थी। उसके अलावा अगर यहाँ गणेश जोशी को देखा जाए तो ये इनको उधम सिंह नगर का मैदानी एरिया है वहाँ का प्रभार दिया गया है और वहाँ पर अब तमाम जो विकास कार्य होंगे चाहे
वो हम जिला नियोजन की बैठक के साथ साथ कहें या अन्य तमाम चीज़ों की बात कहें, वो लगातार अब आगे बढ़ सकेंगी। इस तरह से अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग प्रभार दिया गया है। इसमें 3 मंत्री ऐसे हैं जिनको 1 जिलों का प्रभार दिया गया है और बाकी अन्य मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या के आधार से भी उनकी कम ही आंका जाता है उन जिलों को। तो इस आधार पर उनको ये प्रभार दिए गए हैं और अब सबसे महत्वपूर्ण जिला नियोजन की बैठकें की होंगी। उन बैठकों को अब किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है और जो जिला नियोजन में जो बजट आता है और तमाम जो विकास कार्य होते हैं उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाता है। राज्य सरकार गठन के बाद मंत्रियों का प्रभार देना और मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी देना, ये काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी है, धन्यवाद इसके लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे, चारधाम यात्रा की बात करते हैं, जहां इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहां पहुंचे हैं। यात्रा पर अब तक तकरीबन 24 लाख तीर्थयात्री आ चुके हैं, जबकि यात्रा के लिए 34 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण अपना करा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 30 जून तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है। तो रिकॉर्ड तोड़ यात्री इस बार पहुंचे हैं चारधाम यात्रा पर, जहां केदार यात्रा पर भी उम्मीद से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक यात्रा की है। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ये यात्रा बंद थी और ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ यात्री इस वक्त पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में 2 और तीर्थ यात्रियों की मौत की खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों यात्री मृतक पति पत्नी थे और वे केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे और इसी दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरने पर दोनों यात्री घायल हो गए। एसडीआरएफ ने दोनों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पत्थर गिरने से एक दंपति की जान भी गई है। और रोहित जिमरे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित, ये दुखद हादसा हुआ है, क्या इससे जुड़ी हुई और जानकारी है? और इस तरह से अगर पत्थर दरकते रहेंगे, गिरते रहेंगे, तो बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसे केदारनाथ यात्रा की हम बात करेंगे तो गौरीकुंड से 18 किलोमीटर का यहाँ पैदल दायरा है, जिसको पार करके केदारनाथ धाम पहुंच जाता है। लेकिन मानसून सीजन शुरू होने के बाद लगातार जो बारिश हो रही है उस दौरान जो है पैदल मार्ग पे भूस्खलन भी लगातार जारी है। कल की बात है जब एक दंपति परिवार पे जो पुरुष है उसके पत्थर गिर गया महिला दोनों दंपति परिवार पे, उसके बाद जो उसको घायल अवस्था में ले जाया गया था, अस्पताल में पहुंचाते उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा एक हार्ट अटैक की सबसे बड़ी समस्या भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी तक जो आंकड़ा है 90 पार हो चुका है। अभी तक 2012 में की हम बात करेंगे तो 72 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी और इस साल सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री की मौत हो चुकी है। 90 आंकड़ा यहाँ पहुंच चुका है। लगातार जो कह सकते हैं कि जहाँ केदारनाथ यात्रा का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे ही यहाँ पे मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल दुखद है ये। फिलहाल शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन भी अब आगे कोशिशें करेगा। फिलहाल ये दुखद खबर मिली, जहां एक दंपति की केदारनाथ यात्रा करने के बाद वापसी के दौरान मौत हो गई है। पत्थर गिर गया था, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और वहीं आपको ये भी हम बता रहे हैं कि चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा पर अब तक तकरीबन 24 लाख तीर्थयात्री आ चुके हैं, जबकि यात्रा के लिए 34 लाख तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 30 जून तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जहां शुरुआत में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया था कि जिन लोगों का पंजीकरण होगा तय दायरे में उन्हीं को अनुमति मिलेगी, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन की बाध्यता हटा दी गई थी। फिर अव्यवस्थाएं दिखी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और अब फिर से पंजीकरण लागू कर दिया गया है। 30 जून तक संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 24 लाख तीर्थयात्री हैं जो अभी तक दर्शन कर चुके हैं, जबकि 34 लाख तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। 30 जून तक ये संख्या और बढ़ सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस बार नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है, क्योंकि अभी तक के आंकड़ों के आधार पर तकरीबन 24 लाख से ज़्यादा यात्री चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा इसी महीने के अंत तक तकरीबन 30 लाख के करीब पहुंच जाएगा। ये साफ संकेत है कि इस बार चारधाम यात्रा सुगम और सुचारू रूप से चल रही है। इस वजह से जो यात्री हैं वो लगातार चारधाम यात्रा में दिलचस्पी ले रहे हैं। यात्रियों का ये भी कहना है, ये भी मानना है कि बरसात के सीजन से पहले यात्री अगर चारधाम यात्रा में दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा
दिक्कतों का सामना उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बरसात के सीजन में कई तरह से लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें होती हैं, यातायात बाधित होता है। इसलिए अधिकांश यात्री बरसात के सीजन से पहले चारों धामों में यात्रा कर लेना चाहते हैं। वहीं अगर पंजीकरण की बात करें तो तकरीबन 34 लाख के करीब तीर्थयात्री चारों धामों में पंजीकरण करा चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार जो यात्रियों की संख्या है वो करोड़ों में पहुंचने वाली है। इससे जो व्यवसायी हैं उनके चेहरे तो खिले ही हैं, साथ ही सरकार भी ये मान के चल रही है कि इस बार यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था होने और तमाम चीज़ों को सुगम बनाने की वजह से यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई है, जहां सरकार और सेना के बाद अब युवाओं से सीधे संवाद कर भ्रम दूर करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए बकायदा आज सुबह 11 बजे पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर युवाओं से संवाद करेंगे। इस वर्चुअली संवाद में युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और इनके जो संशय हैं, जो इनके डाउट हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब युवाओं को सीधा समझाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मंत्री वीके सिंह अब मैदान में उतर रहे हैं और वर्चुअल संवाद इनका होगा। अग्निवीर पर युवाओं के विरोध के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बयान भी सामने आया है। अजीत डोभाल ने कहा है कि दुनिया भर से देश खुद को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे में युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, तो वहीं मॉडर्न तकनीक के इस्तेमाल पर भी उन्होंने जोर दिया है। अजीत डोभाल ने कहा है कि अब सेना को यंग और फिट बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय सेना की औसत उम्र ज्यादा है। इस पर कई साल से सुधारों की बात हो रही थी, यानी कि एक तरह से सफाई पेश की है। अजीत डोभाल ने बताया है कि इस योजना को किस मकसद से लागू किया गया है। The whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो इन्वायरमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। दूसरा, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग। उधर अग्निपथ योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान भी सामने आया है। यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार इस योजना के तहत सेना में आरएसएस को भर्ती कराना चाहती है। अग्निपथ योजना को लेकर के सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, अगर देखें तो उत्तराखंड से भी कई सारी तस्वीर आई है भारत बंद की हो, चाहे अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर के हो। आप लोग उत्तराखंड में क्या स्टैंड ले रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे बातें पहुँचा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है। हर परिवार का एक युवा देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है, बलिदान दिया है, त्याग किया है, और ये कहानी आज की नहीं है। हमेशा हमारे उत्तराखंड के महान सपूतों ने अपने को सेना के लिए तैयार किया है और आज भी पूरी तैयारी के साथ नौजवान लगातार परीक्षाएं दे रहा है। शारीरिक परीक्षाएं दी हैं उन्होंने, फिजिकल टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आगे की परीक्षाएं रोक दी गई हैं। और 4 वर्ष का जो अग्निपथ के जरिए 4 साल की सेवाएं देने का ये सरकार का जो प्रस्ताव है, जिस पर काम कर रहे हैं, एक भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? 3.5 साल का की सेवा और 6 महीने का प्रशिक्षण, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा? ये चिंता नौजवानों की है, पूरे देश की चिंता है।
और जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, देश के प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने भी इसमें चिंता जाहिर की है। आखिरकार सेना को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये भटकाव का समय दिख रहा है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कटिबद्ध है एक सुनियोजित तरीके से इस सेना में जो भर्तियां होने जा रही हैं, संभवतः उनकी मंशा इसके पीछे कुछ और हो सकती है, किन लोगों को भर्ती करना चाहते हैं। तो एक शंका और आशंकाओं के बीच एक नौजवान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रशंसवील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। उधर टिहरी में केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर भूतपूर्व सैनिकों का मिला जुला रिएक्शन आया है और भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार योजना को लेकर उन्हें सुझाव भी दिए हैं। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और आज का युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है। अग्निपथ योजना से जहां युवाओं को सही दिशा और दशा मिलेगी, वहीं उनका भविष्य भी सुधरेगा। 4 साल तो बहुत कम है, कम से कम 10 साल की तो सर्विस होनी चाहिए। और 4 साल में आदमी अगर माना बेरोजगार हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, और फिर क्या सेवट है कि उसको पूरी दोबारा आप नौकरी देंगे। क्योंकि पिछली बार हम लोग, हमारे साथ में हम लोग 35 साल में 34-35 साल में घर आ गए और यहाँ पर उपनल का जो मामला, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उपनल खोला गया लेकिन अभी तक पूर्व सैनिक और उनके बच्चों को कहीं कुछ नौकरी नहीं मिली। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैं आप उसको बोल रहा हूँ कि मैं अगर कोई बता दे, हमारे बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे तो किससे उठ क्या है कि भाई आप जो है उनको 4 साल बाद आप नौकरी देंगे। इससे अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज विजिलेंस के सामने पेश होंगे आईएएस रामविलास यादव। सूत्रों के अनुसार 10:30 बजे विजिलेंस मुख्यालय में यादव को पहुंचना है। जांच अधिकारी के सामने पेश होकर कराएंगे अपना बयान दर्ज। लखनऊ और देहरादून में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे दर्ज हैं। देहरादून में भी विजिलेंस को मिली है 15 बेनामी संपत्तियां। अभिशासन में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं यादव और अब उन्हें जांच अधिकारियों के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना है। सूत्रों के अनुसार 10:30 बजे विजिलेंस मुख्यालय पहुंचेंगे रामविलास यादव। आज विजिलेंस के सामने वे पेश होंगे। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, इस पेशी को लेकर और क्या अपडेट मिल रहा है? अनु देखिए, वैसे तो इस मामले की पूरी लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि है। लखनऊ में एलडीए के सचिव थे, मंडी के अपर निदेशक थे मंडी परिषद के, तो वहाँ तमाम बेनामी संपत्तियां इनकी मिली थी। वहाँ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था 3 महीने पहले तकरीबन लखनऊ में। फिर 1 महीना पहले यहाँ देहरादून में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था आय से अधिक संपत्ति। कल ये हाईकोर्ट गए थे गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें आदेश दिया है कि आप जाइए और जांच में सहयोग करिए और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। दोनों से जवाब मांगा गया है। तो अभी जो विजिलेंस से जुड़े हुए सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पिछले दिनों विजिलेंस को 15 ऐसी बेनामी संपत्ति मिली है देहरादून में जो इनसे रिलेटेड है। तो इसी मामले में इनकी जो जांच चल रही है, आज ये 10:30 बजे के आसपास विजिलेंस हेडक्वार्टर में पेश होंगे। जांच अधिकारियों को अपने बयान दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये काफी चर्चित मामला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह की परिसंपत्ति से जुड़ा हुआ है, दोनों जगह इनकी बेनामी संपत्तियां हैं। तो विजिलेंस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और 10:30 बजे ये वहां पर पहुंचेंगे। वैसे तो इन्होंने आश्वासन दिया है आईओ को कि वो 10:30 बजे आएंगे, लेकिन वो आते हैं कि नहीं वैसे कोई रास्ता उनके सामने नहीं बचा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल या गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कोई स्टे देने से मना कर दिया है और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के साथ ही इनको निर्देश दिया है कि आप जांच में सहयोग करिए। तो आज रामविलास पासवान पहली बार, क्योंकि पहले भी 2 बार इनको समन भेजा जा चुका है, इनको नोटिस भेजे जा चुके हैं, पहले कभी विजिलेंस को बयान दर्ज करवाने नहीं गए हैं। तो इसलिए आज चूंकि हाईकोर्ट से रास्ता बंद होने के बाद रामविलास पासवान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो अपना बयान दर्ज करवाने के अलावा कहीं और जाएं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि विजिलेंस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि 10:30 बजे विजिलेंस हेडक्वार्टर जाएंगे और आईओ के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। जी शुक्रिया अजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अब कोई और विकल्प नहीं बचा है, जांच अधिकारी के सामने आज पेश होना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।